Hello friends, CET for 11th standard admission, that is Central Entrance Test, इस साल होने वाला है। इसमें 4 विषय है प्रमुख, जो मैथ, साइंस है, इंग्लिश है और सोशल स्टडीज। इसमें से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो जरूर इसका फायदा आपको टेस्ट देने में हो जाएगा। ये टेस्ट मैं ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने सामने रखे। एक है कि सभी छात्रों को सिलेबस क्या है इंग्लिश का, इसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ, ज्ञात कराना चाहता हूँ। दूसरा है कि स्टूडेंट्स को सारे सिलेबस क्विकली रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर तो सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ, लेकिन इस बार तो एग्ज़ाम लेकिन ऑफलाइन होने वाला है। इसलिए पूरा की पूरा सिलेबस अगर आप एक बार देखेंगे तो इसका ज़रूर फ़ायदा सीईटी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। तीसरी बात है कि जो भी कॉन्सेप्ट रह गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, उसे इस वीडियो के ज़रिए हम क्लियर करेंगे। और चौथी बात यह है कि जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में दिया है और किस तरह से हल उनका करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये भी बताने की कोशिश मैंने की है। और पांचवा है कि अगर ये सब कुछ कर पाओगे, आप सब कुछ पूरा वीडियो देख पाते हो, तो मैं इस बात का श्योर हूँ कि आप का अंदर के जो कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, वो जरूर बढ़ेगा। इसीलिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। शुरू में ही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को आप शेयर कीजिए, जो 10वीं कक्षा के पास हुए हैं और 11वीं का सीईटी देने वाले हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, इसमें कौन-कौन सी फैक्ट्स है कि जो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो पहली फैक्ट ये है कि कुछ छात्र इंग्लिश मीडियम के, कुछ मराठी मीडियम के, कुछ उर्दू के, कुछ कन्नड़ा के और कुछ हिंदी मीडियम वगैरह हो गए, लेकिन सभी के लिए सिलेबस सेम ही रहेगा, नो डिफरेंस। इंग्लिश विषय हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इनमें से किसी भी सबके लिए सेम ही सिलेबस है, नो डिफरेंस एट ऑल। उसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग थ्रू इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम का लैंग्वेज 1 होता है और बाकी के मीडियम का लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज होता है, तो भी सबके लिए सेम रहेगा। और दूसरी बात है कि सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के अलग है, उनका जो नॉलेज है इंग्लिश का वो अलग है, लेकिन बाकी सभी के लिए जो सिलेबस रहेगा वही इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। और ये प्लस पॉइंट है इंग्लिश मीडियम के लिए, होने दो तो भी सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर में किए जाएंगे वो तो ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम को सामने नजर रखते हुए रखे गए, बस सभी स्टूडेंट्स को सामने रखकर ये क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी लेस डिफिकल्ट, क्योंकि बिकॉज all types of students are going to give the exam, they are going to attend all the questions, सिर्फ इंग्लिश मीडियम को सामने रख के नहीं रखे गए हैं। और चौथी बात यह है कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके लिए आपको 2 घंटे दिए गए हैं, इसका मतलब 120 मिनट दिए गए हैं। तो हर एक मिनट के लिए 1.2 मिनट्स और 1.2 मिनट्स अगर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन हल होगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे मैथ्स के क्वेश्चन और डिफिकल्ट है, उसे सॉल्व करके उसका आंसर लिखना पड़ता है, इसलिए आपको उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इंग्लिश का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1 मिनट में 1 मिनट में एक, पूरा ध्यानपूर्वक उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा जितना फास्ट हो सके। और सोशल स्टडीज में उसे आप फटाफट उत्तर दे सकते हैं, उसमें जो क्योंकि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसे बस याद करके लिखना है। और पांचवी बात यह है कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर लिखने की या राइटिंग स्किल की कोई बात है नहीं, सब्जेक्टिव आंसर नहीं है, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव के। जैसे कि हर एक क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शंस रहेंगे और सभी के सभी ऑप्शन, सारे के सारे क्वेश्चंस, पूरे 100 क्वेश्चंस इसी तरह के रहेंगे। एवरी क्वेश्चन हैज 4 alternatives, one has to choose one of them,
4 में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसके बाद नो मार्क फॉर हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग के लिए कोई मार्क नहीं, क्योंकि हैंडराइटिंग कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ है वो सिर्फ आपको टिक मार्क करना है, या जो सर्कल दिए जाएंगे उसे ब्लैक करना पड़ेगा। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग मेथड विल बी यूज्ड फॉर इंस्टेंट रिजल्ट। इसे फोल्ड नहीं करना पड़ेगा आपको, और नहीं करना है क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क वो स्कैन किया जाता है और उससे आपको राइट है या रॉन्ग है दिया जाता है। इसलिए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि उसमें आपको एक बार उत्तर दे दिया तो उसे बदल नहीं सकते, जो कुछ रहेगा वो वही रखना पड़ेगा। और उस पेपर को जो आंसर शीट है उसको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। उसमें कार्बन कॉपी होती है जो आपको दी जाएगी, तो क्या सही है क्या गलत है आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना मार्क्स आप पाते हो। और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल मार्किंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है। अगर एक बार गलत कर दिया तो उसे फिर से मिटा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपको ब्लैक पेन या ब्लू इंक का पेन का इस्तेमाल करेंगे आंसर को मार्क करने के लिए। सर्कल रहेंगे तो पूरा सर्कल को डार्क करना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम जाता है। पूरे 100 सर्कल डार्क करने के लिए कम से कम 5-10 मिनट तो उसमें चले जाएंगे। तो वो 10 मिनट छोड़ के बाकी का समय हमें क्वेश्चन को हल करने में लगेगा। ओके, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स। जितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लिए, जितना मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, उतना ही इंग्लिश के लिए है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इंग्लिश और सोशल स्टडीज है, उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज कंज्यूम लेस टाइम दैन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो इनके लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतने में करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी में गलत आंसर ना जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस इंग्लिश के लिए। 4 पॉइंट ये है। पहला तो लैंग्वेज स्टडी दिया है, बड़ा विस्तृत रूप से दिया गया है। नॉन टेक्सुअल पैसेज भी है 6 to 8 लाइन्स। पोएटिक डिवाइसेस भी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल के ऊपर आधार पर भी कुछ क्वेश्चन है। और लैंग्वेज स्टडी में कंपाउंड वर्ड्स, वर्ड चेन, टाइप ऑफ सेंटेंस, जेरॉन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, पंक्चुएशन, होमोग्राफ, होमोफोन और स्पॉटिंग एरर, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ है। एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी है, टेंस है, डिग्री है, वर्ड फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर, बाकी की बहुत सारी चीज जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ी हो सभी की सभी यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच भी है, पोएटिकल डिवाइसेस जैसे राइम स्कीम वगैरह होगा, राइमिंग वर्ड्स रहेगा, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें से ही आपको 25 क्वेश्चन। और ये बात ध्यान रखने की हमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ टिक मार्क करना है, या जो सर्कल दिए गए आंसर के रूप में उसे पूरा करके हमें आगे जाना है। और नॉन टेक्सुअल पैसेज भी रहेगा 6 to 8 लाइन्स का, उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस भी है, और राइमिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल ये भी है। तो ये सब कुछ देखना है। और ये सब कुछ देखने के बाद हम जाते हैं पहले पार्ट की तरफ। इसमें जो सिलेबस दिया था उसमें पहला था कंपाउंड वर्ड्स। हम एक एक करके सारे के सारे टॉपिक हम देखेंगे। ये आपको रिवीजन के लिए है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ यहाँ में इस वीडियो में दिया वही आपको एग्जाम में आएगा, लेकिन ये जरूर आपको मदद करेगा एग्जाम देने के लिए। आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये वीडियो जरूर महत्वपूर्ण रहेगा। पहले कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है। कंपाउंड वर्ड्स, तो इसमें नाम में ही कंपाउंड वर्ड है। 2 वर्ड्स, 2 अलग अलग वर्ड्स एक हो जाते हैं, उसमें मीनिंग उसका दूसरा निकलता है, तो उसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। 2 अलग अलग वर्ड, उनका मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन उनको इकट्ठा करके दूसरा कुछ बन जाता है, उससे कंपाउंड। जैसे कि आइस और क्रीम 2 अलग अलग है, और दोनों को बना के हम आइसक्रीम बनाया है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड बन गया। कंपाउंड वर्ड 3 तरह के होते हैं। 1 ओपन कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें 2 वर्ड्स अलग अलग लिखे जाते हैं लेकिन वो साथ में आते हैं, उन्हें भी हम कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। दूसरा होता है क्लोज कंपाउंड्स, इसका मतलब दोनों भी जोड़ के आते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। जैसे कि डोर बेल है, डोर नॉब है, बेडरूम है, इकट्ठा होके, क्लास टीचर है, इकट्ठा होके आते हैं, और अलग अलग वर्ड्स में नहीं लिखे जाते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं हाइफिनेटेड होते हैं, हाइफिन उस दोनों के बीच में, हाइफिन का मतलब डैश दोनों के बीच में होता है, तो हाइफिन होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म है
और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ऐसे वर्ड्स कभी कभी आते हैं। तो अ, इसमें हाइफन लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कंपाउंड वर्ड्स में। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड वर्ड और जानकारी लेना जरूरी है। कंपाउंड वर्ड्स में जैसे कि नोटबुक है, सुपरमैन है, वेस्ट कोट है, बुक स्टोर है, फायरमैन, एयरक्राफ्ट, एयरलाइन, एयरपोर्ट, एनीबडी, एनीवे, एनीथिंग, बैकड्रॉप और बैकबोन, बोनफायर, बैकसाइड, बैकस्टेज, बेडरूम, बेडरोल, ब्लैकमेल, blacklist, blueprint, bodyguard, clockwise, breakfast, butterfly, buttermilk, careless, chairman, checkup, copyright, cornflower, crossword, clockwise, database, dark room, deadline, doorbell, downfall, dragonfly, doorstep, earphone, everyday, everything, everyone, fingerprint, full step, grandfather, grandson, grindstone और हेयर कट, इनसाइड, लाइमस्टोन और बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन उम्मीद तो करता हूँ इनमें से कोई तो जरूर आ सकता है, ऐसे में सोचता हूँ, इसलिए ज़्यादा आपको एग्जाम्पल दिया। सिर्फ एग्जाम्पल देके नहीं चलेगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे ये भी हमें देखना है। तो सैंपल क्वेश्चंस हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है। जैसे कि पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड वर्ड। जो भी दिए गए ऑप्शन 4 उसमें से कौन सा वर्ड कंपाउंड है। मैं जब आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपाउंड में दो अलग अलग वर्ड होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है और उसे जोड़कर हम तीसरा वर्ड बनाते हैं। इधर पहला वर्ड, पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्ट को हम दो अलग अलग, ट्रांस और एक्शन ऐसे नहीं कर सकते। और ट्रांसफर है, इसमें भी दो अलग अलग नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन वर्ड अलग होता है। और ट्रांसजेंडर, इसमें जेंडर वर्ड 100% अलग होता है, ट्रांस भी अलग होता है। और ट्रांसलेट ये भी नहीं होता हो सकता, तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा ट्रांसजेंडर। और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कंपाउंड वर्ड। अभी ध्यान रखें कि नॉट वर्ड इस्तेमाल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कंपाउंड वर्ड। उसमें डोरबेल है, डोर और बेल दोनों को मिला के डोरबेल बन गया। डोर स्टेप, डोर और स्टेप दोनों को मिला के डोर स्टेप बन गया। डोर कीपर, डोर और कीपर दोनों को बना के डोर कीपर बन गया। लेकिन डॉर्मिटरी को अलग अलग हम नहीं कर सकते, इसलिए राइट आंसर विल बी द डॉर्मिटरी। सिलेक्ट अ वर्ड फॉर बुक टू गेट अ कंपाउंड वर्ड। ये तीन तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे, इससे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। बुक के साथ क्या क्या जोड़ा जा सकता है, जैसे कि बुक वर्म हम कहते हैं, कभी कभी जो लड़का हमेशा बुक पढ़ता है तो उसे हम बुक वर्म कहते हैं। और बुक शेल्फ, अक्सर हम कहते हैं बुक शेल्फ। बुक मार्क भी कहते हैं, लेकिन बुक पेन ऐसा हम कभी नहीं कहते। तो ये बुक मार्क नहीं बनेगा, तो बुक पेन ये वर्ड ऐसा है कि जो कंपाउंड नहीं बन सकता है। ठीक है, वर्ड फॉर अ बुक टू गेट अ कंपाउंड वर्ड। ओके, ऐसा कौन सा वर्ड है कि जो कंपाउंड बन सकता है। तो इसमें से पेन वर्ड है जो कंपाउंड वर्ड नहीं बन सकता, बाकी के सभी को लेकर हम कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम वर्ड चेन। वर्ड चेन इज चेन ऑफ वर्ड्स, इसका लो वर्ड चेन। जैसे कि एक वर्ड का लास्ट का लेटर बना के हम दूसरा आगे चले। वर्ड चेन में ज्यादातर जैसे कि हम एसएससी एग्जाम में देखे हैं कि नाउन का वर्ड चेन, वर्ब का वर्ड चेन, एडजेक्टिव का वर्ड चेन, तीन तरह के वर्ड चेन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो हम ये तीनों भी देखेंगे। वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, इसमें सारे के सारे नाउन ही रहेगा। बैग लास्ट में जी आया तो नेक्स्ट वर्ड गेट, जो एक हम जानते हैं कि दिस इज अ थिंग, ये थिंग है। और उसके बाद लास्ट में ई आया तो एलिफेंट, एलिफेंट के लास्ट में टी आया तो टॉप, टॉप जो टॉय होता है बच्चों को खेलते हैं उसके साथ वो टॉप। और डैश करके हम पिन, लास्ट पी है तो पिन बन गया, और हेयर पिन भी कह सकते हैं, लेकिन पिन पी है तो पिन गया। और उसके बाद एन से नेक्स्ट, इसके आगे हम कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और आगे दूसरा देखेंगे वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। देखो यहाँ पर बहुत सारा गड़बड़ी है कि बहुत सारे नाउन्स वर्ब जैसे इस्तेमाल होते हैं, तो हमें बहुत संभल के वर्ब को चूज करना चाहिए। जैसे कि टेक, इसके बाद एंटर, इसके बाद रीड, इसके बाद डिग,
उसके बाद गिव और एम्प्लॉय, ई से एंटर, आर से रीड, डी से डिग, जी से गिव और ई से एम्प्लॉय। इस तरह से वर्ड्स बनाए गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ब्स होते हैं वो जैसे है वैसे ही वर्ब में और नाउन में आते हैं। जैसे कि हाउस वर्ड है, हाउस असल में देखा जाए तो नाउन लगता है, लेकिन हाउस ये वर्ब के जैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तीसरा आता है एडजेक्टिव्स, वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें रिच, लास्ट में एच आया, रिच। हॉरिबल, लास्ट में ई आया। इमोशनल, लास्ट में एल आया। लॉन्ग, लास्ट में जी आया। ग्रेट, और आगे बहुत कुछ हो सकता है। देखो ये सही तरीके से होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसका सफिक्स क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। क्या लगा के वर्ड्स बना सकते हैं, क्या लगा के वर्ब कर सकते हैं, क्या लगा के एडजेक्टिव कर सकते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो नो द सफिक्सेस ऑफ नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द गिवन वर्ड्स। के क्या क्या होता है, जैसे कि नाउन के है, लास्ट में ए एल, ए एन सी, ई एन सी, टी आई ओ एन, ए टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, यू आर ई, एम ई एन टी, ए जी, ये हमेशा आते हैं नाउन्स के एंड में, इसे सफिक्स कहेंगे। और एडजेक्टिव में ओ यू एस आता है, एफ यू एल आता है, एल ई डबल एस आता है, टी आई वी आता है, ए टी आई वी भी आता है, ए बी एल ई आता है, ए एल आता है और टी आई सी, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सफिक्सेस आते हैं। और वर्ब्स में ई एन आता है, आई एस ई, आई जेड ई, एफ वाई और ए टी। बस ये अगर ध्यान में रखेंगे तो वर्ड्स आपको ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। कॉन्सेप्ट तो मालूम है, मालूम होने के बाद भी श्योर होने के लिए अगर सफिक्सेस को ध्यान रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। और हम जाते हैं सैंपल क्वेश्चंस की तरफ। ये इसमें सैंपल क्वेश्चन किस तरह से होंगे, जैसे कि पहला, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द वर्ड चेन। वर्ड चेन को कंप्लीट करने के लिए एक कोई तो एक अल्टरनेटिव ढूंढो। सॉन्ग, गोट, टिकट। सॉन्ग ये नाउन है, हमें पक्का मालूम है कि सॉन्ग ये नाउन ही है, उसका वर्ब फॉर्म सिंग होता है, इसलिए सॉन्ग ये नाउन है। उसके बाद गोट ये एनिमल है, तो ये नाउन ही हो गया। टिकट, बस टिकट या रेलवे टिकट, ये भी नाउन ही हो गया। तो आने वाला नेक्स्ट रहेगा वो 100% नाउन ही होना चाहिए। जैसे कि रेलवे नाउन है, लेकिन लास्ट में टी है तो रेलवे नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा है टैक्ट, टी ए सी टी। तीसरा है टैक्टफुल और चौथा है टैक्टलेस। उसमें टी 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 सब यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो एफ यू एल है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। एल ई डबल एस है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी नहीं चलेगा, तो खाली रह जाता है टैक्ट। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, टैक्ट। स्पॉट द एरर इन द गिवन वर्ड चेन। वर्ड चेन में एक गलती है, उसे ढूंढो, जो गलती है उसे टिक मार्क करो या उसको चूज करो। पहला है फिनिश, ये वर्ब है। हाउस नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। एलिमेंट, एलिमेंट ये सिर्फ नाउन ही हो सकता है, वर्ब हो ही नहीं सकता। और टेल, ये तो वर्ब है, इसका मतलब है फिनिश वर्ब है, हाउस वर्ब है और टेल भी वर्ब है। तो एलिमेंट ये अकेला एक ऐसा है कि उसमें एरर है, ये एलिमेंट यहाँ पर गलत चीज जगह गलत आया है, तो एलिमेंट ये नाउन है, तो ये और हो गया। इसलिए हमें थर्ड ऑप्शन जो सी है एलिमेंट, उसको चूज करना चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप बचपन से उसे पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है मीनिंग बेस होता है और दूसरा होता है वो स्ट्रक्चर बेस होता है, ठीक है। मीनिंग बेस में चार प्रकार होता है, एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव और फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। और स्ट्रक्चर बेस के तीन प्रकार है, एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सभी को हमें समझ लेना चाहिए। हमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा तब आपको दोनों में से आपको डिस्टिंक्शन समझना जरूरी होता है, दोनों में क्या अंतर है, फर्क क्या है वो समझना जरूरी होता है। इसका मीनिंग बेस है, तो पहले मीनिंग बेस हम देखेंगे, बाद में स्ट्रक्चर बेस देखेंगे। मीनिंग बेस देखने के लिए जाते हैं। मीनिंग बेस में है असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। पहले असर्टिव सेंटेंस, आपके दिमाग में जो भी एक सीधा साधा वाक्य आता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि तेजस रन्स फास्ट, तेजस डज नॉट रन फास्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
तेजस डज नॉट रन फास्ट, इसमें भी सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों भी सीधा सीधा सेंटेंस है, इसमें एक ही वर्ब है, उसमें से कुछ ना कुछ मीनिंग हमें मिल रहा है, तो ये बन गया असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट बिगिन विद सब्जेक्ट एंड एंड विद फुल स्टॉप, उसका एंडिंग फुल स्टॉप के साथ है, असर्टिव सेंटेंस बन गया है। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है या रिक्वेस्ट होता है। इसमें रन फास्ट तेजस, तेजस जोर से दौड़, ऐसा कहा है, इसका मतलब ऑर्डर दिया है, तो ये ऑर्डर है, हमें मालूम पड़ गया। डोंट रन फास्ट तेजस, तेजस जोर से मत दौड़, ऐसा कहा गया है, इसमें ये भी ऑर्डर ही है, सजेशंस हो सकता है। तो ये सभी हो गए इंपरेटिव सेंटेंस। ऊपर वाला है तेजस रन फास्ट, ये असर्टिव सेंटेंस बन गया। इंटरोगेटिव में 2-3 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार तो हम समझ जाते हैं कि एक WH क्वेश्चन होता है और दूसरा होता है वर्बल क्वेश्चन। हु रन्स फास्ट, क्वेश्चन मार्क है तो समझ जाहिर है कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हु रन्स फास्ट, डज तेजस रन फास्ट, डज आया है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये वर्बल क्वेश्चन है जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ डज तेजस रन, ये भी आ सकता है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ये समझना बड़ा आसान हो जाता है कि क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बड़ा आसान है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता ही है, हाउ फास्ट तेजस रन्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। तो मीनिंग बेस के 4 प्रकार हमने समझ लिए हैं। अभी जाते हैं हम स्ट्रक्चर बेस की तरफ। स्ट्रक्चर बेस के भी 3 प्रकार हम समझ लेंगे, इसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल होता है जिसमें एक ही वर्ब होता है, जो फाइनाइट वर्ब हम जिसे कहेंगे एक ही वर्ब होता है। अभी एक वर्ब होता है जो मेन वर्ब होता है, वो हमें समझना जरूरी है। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ब होते हैं लेकिन मेन वर्ब एक ही होता है, जिसे जो होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहता है। इस जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रभाव वो मेन वर्ब पर होता है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तेजस रन्स फास्ट, तेजस सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है रन और वो फास्ट। ओके, तो ये पूरा के पूरा सेंटेंस क्या बन गया, तेजस रन्स फास्ट सिंपल सेंटेंस, क्योंकि वर्ब एक ही है। दूसरा सेंटेंस है तेजस विंस मेडल्स बाय रनिंग फास्ट, इसमें भी विंस ये अकेला वर्ब है जो मेन वर्ब है, तेजस का डायरेक्ट इंप्रेशन या प्रभाव विंस के ऊपर पड़ रहा है, तो ये तेजस सब्जेक्ट का विंस के ऊपर प्रभाव है। जो मेन वर्ब है वो विन है, उसके साथ रनिंग भी एक वर्ब है लेकिन वो इन्फिनेटिव है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पर तेजस की जगह पर हमने और किसी भी सब्जेक्ट को लिया लेकिन रनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इन्फिनेटिव है। मेन वर्ब अगर एक ही है तो बन गया सिंपल सेंटेंस। तो आप समझ जाइए कि तेजस रन्स फास्ट एंड तेजस विंस मेडल बाय रनिंग फास्ट, ये दोनों भी सिंपल सेंटेंस है। दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस, तेजस रन फास्ट एंड विंस मेडल। यहाँ पर रन एंड विंस दो अलग अलग है, रन को भी एस लगाया गया है, विन को भी एस, इसका मतलब है तेजस रन्स फास्ट एंड तेजस विंस मेडल, दो सेपरेट सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया गया है। एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थोड़े से फैन बॉयज का हम समझेंगे। देखिए फैन बॉय लिखा है हमने, फॉर एंड नॉर बट और एट सो, ये अगर ये शब्द है, ये वर्ड्स है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ज्यादातर एंड बट और की तरफ ध्यान दीजिए, ज्यादातर ये 3 आते हैं, एंड बट और। तो ये 3 आएंगे, तीनों में से कोई तो आता है ज्यादातर, तो ये तीनों में से कोई अगर आता है तो 100% ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन ध्यान रहे कि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए उनका इस्तेमाल होता है, इसलिए वो कंजंक्शन। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तेजस विल विन मेडल इफ ही रन्स फास्ट। यहाँ पर विल विन ये वर्ब है और ही रन्स फास्ट मतलब रन्स ये भी वर्ब है, दो अलग अलग वर्ब है और उनको जोड़ने के दो अलग अलग सेंटेंस है, उनको जोड़ने के लिए इफ का इस्तेमाल किया गया है, जैसे फैन बॉयज में से नहीं है। तो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ का इस्तेमाल किया गया है। अगर नहीं किया जाता तो बात अलग थी, लेकिन किया गया है। यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस हम उसे नहीं कह सकते, तो ये लास्ट हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज होता है, दूसरा होता है वो डिपेंडेंट होता है। इफ ही रन्स फास्ट ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है और तेजस विल विन द मेडल्स ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट होता है।
तेजस हु रन्स फास्ट वोन द मेडल, यहाँ पर तेजस जो कोई तेज दौड़ता है उसने मेडल जीता। तो जो कोई तेज दौड़ता है ये अलग क्लॉज हो गया, जो तेजस के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, लेकिन है तो है, उसको जोड़ने के लिए हु का इस्तेमाल किया गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ओके, तो ऐसे ये मीनिंग बेस्ड एंड स्ट्रक्चर बेस्ड, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। हम कुछ सैंपल क्वेश्चन देखेंगे। अरुंधति वोन द बुकर प्राइज इज अ, यहाँ पर अरुंधति ओन अ बुकर प्राइज, इसमें वर्ब कौन सा है, सिर्फ ओन और कुछ नहीं है। इज अ व्हाट, इज अ सिंपल सेंटेंस, इज अ कंपाउंड सेंटेंस, इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव तो है नहीं क्योंकि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस हो नहीं सकता क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए चाहिए, एंड बट और वगैरह, फैन बॉयज। और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए भी दो सेंटेंस चाहिए जोड़ने के लिए अलग अलग। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि वर्ब एक ही है। चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को आपको चूज करना है। सिंपल सेंटेंस इनमें से कौन सा है, पिलग्रिम्स टेक अ डिप एंड ऑफर पूजा। टेक एंड ऑफर ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया, ये सेंटेंस तो कंपाउंड बन गया, सिंपल कैसे हो सकता है। पिलग्रिम्स टेक अ डिप बिफोर दे ऑफर पूजा, यहाँ पर दे और ऑफर, टेक और ऑफर ये दोनों भी अलग अलग वर्ब है, जोड़ने के लिए बिफोर का इस्तेमाल किया गया है, नहीं चलेगा। और पिलग्रिम्स ऑफर पूजा आफ्टर टेकिंग डिप, यहाँ पर ऑफर ये मेन वर्ब है लेकिन टेकिंग ये है वर्ब, लेकिन वो इंफिनिटिव है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन ये राइट रहेगा। नन ऑफ द अबव, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों भी ऑप्शन गलत, तो आप चौथा ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। हम जाते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हो गए, मैं आपको सैंपल क्वेश्चन दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं हम, वो है जेरंड, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स। जेरंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लियर हो जाएगा। चलो जाते हैं जेरंड्स की तरफ। जेरंड ये वर्ब है या वर्ब फॉर्म है जिसको जो नाउन जैसा काम करता है, नाउन जैसा काम करने वाला वर्ब है उसे हम जेरंड कहते हैं। अ वर्ड एंडिंग इन आईएनजी, ज्यादातर उसमें आईएनजी एंडिंग में होता है। दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब और यूज लाइक अ नाउन, वर्ब से आईएनजी बनता है और वो नाउन जैसा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो जेरंड है। अभी पार्टिसिपल्स क्या है, जेरंड और पार्टिसिपल एक ही साथ हम समझा रहा हूं क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, अ वर्ब विद आईएनजी फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब। जेरंड का वर्ब होता है उसमें भी आईएनजी होता है लेकिन वो मेन वर्ब जैसा काम नहीं करता है, लेकिन पार्टिसिपल्स में जो काम कर रहा है वर्ब आईएनजी वाला, वो मेन वर्ब जैसा काम करता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, आई एम वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम, यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा रहेगा, वॉचिंग। अगर मेन वर्ब वॉचिंग है तो ये जेरंड हो ही नहीं सकता, वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, नेक्स्ट, वॉचिंग टीवी इज अ बैड हैबिट, या मेन वर्ब इज है और वॉचिंग टीवी ये कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, तो वॉचिंग यहाँ पर एक जेरंड बन गया क्योंकि वॉचिंग इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस। हम और एग्जांपल देखेंगे, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर सिंगिंग एक वर्ब है जो मेन वर्ब है, इस सेंटेंस में से सिंगिंग को निकाल दिया तो कोई वर्ब नहीं रहेगा, इसलिए शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग ये मेन वर्ब होता है, जैसे कि मेन वर्ब होता है ये पार्टिसिपल बन जाता है। यहाँ पर इज भी हो सकता है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, तो सिंगिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का काम कर रहा है। और है शी लव्स सिंगिंग, यहाँ पर लव्स, लव्स ये मेन वर्ब है और सिंगिंग ये जेरंड वर्ब है क्योंकि सिंगिंग इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस। ओके, तो ये जेरंड बन जाता है। और एक चीज है कि पास्ट पार्टिसिपल भी समझना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएंगे आप समझे, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अ वर्ब फॉर्म यूज्ड आफ्टर हैव और टू हैव के रूप होते हैं जैसे कि हैव, हैज और हैड। और मोस्ट ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस हैव, जैसे कि कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव वगैरह सब उसमें आ जाएंगे। तो उसके बाद जो वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, या कभी कभी बी के बाद भी हम करते हैं, जैसे बी हो या बीन हो उसके बाद भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो है
past participle. I want to give some examples here. I have completed my work. She has paid the bill. We had seen the movie. They would have gathered at the spot. Here, have completed, has paid, had seen, they would have gathered. तो हमें ये समझ में गया कि have के बाद आता है, या has के बाद आता है, या had के बाद आता है. जो आता है वो थर्ड फॉर्म आता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है. ओके, ये पास्ट पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग देखा है, जो आईएनजी वाला फॉर्म हमने देखा है. अभी जाते हैं इन्फिनेटिव्स की तरफ. इन्फिनेटिव होते क्या है? इन्फिनेटिव का मतलब नॉन फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं होते. अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो फाइनाइट का मतलब मेन, लिमिटेड. ओके, तो फाइनाइट मीन्स मेन. फिर मेन वर्ब है उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे. जो मेन वर्ब नहीं है उसे हम नॉन फाइनाइट कहेंगे या इन्फिनेटिव कहेंगे. बड़ा आसान सा कंसेप्ट है. और चलो, सुमित रैन फास्ट. इसमें मेन वर्ब क्या है? रैन. टू कैच द बस. सुमित रैन फास्ट टू कैच द बस. इसमें रैन मेन वर्ब है और टू कैच ये इन्फिनेटिव वर्ब है. आप समझो, सुमित की जगह पर कौन सा भी वर्ब, सुमित की जगह पर आपने कौन सा भी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया तो टू कैच के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वो नॉन फाइनाइट कहेंगे या इन्फिनेटिव कहेंगे. तो नॉन फाइनाइट ज्यादातर इन्फिनेटिव टू के साथ आते हैं, उनके पहले टू आता है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनेटिव में आईएनजी हो, जिसके एक उदाहरण हमने पहले भी देखा है. टू कैच इज एन इन्फिनेटिव. पिलग्रिम्स ऑफर पूजा आफ्टर टेकिंग अ टिप. यहाँ पर ऑफर एक ही वर्ब है और टेकिंग अ टिप, ये टेकिंग वर्ब ये इन्फिनेटिव है, जो इन्फिनेटिव विद आईएनजी आया है. ये विदाउट टू आता है. ज्यादातर टू के साथ आता है, लेकिन ये आईएनजी को लेके आया. ये भी इन्फिनेटिव है जो मेन वर्ब नहीं है. मेन वर्ब ऑफर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. वन मोर एग्जांपल. ही जंप्ड हाई टू टच द रूफ. उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई छत को छूने के लिए. किसके लिए? टू टच द रूफ. टू टच, ये ही का कोई भी प्रभाव टू टच के ऊपर नहीं पड़ता है. और मेन वर्ब क्या है? जंप. तो जंप को छोड़कर बाकी आ गया है टू टच, ये इन्फिनेटिव बन गया है. ठीक है. हम कुछ सैंपल क्वेश्चन देखेंगे. लेट्स मूव टू सम सैंपल क्वेश्चंस. ही वाज वर्किंग हार्डर टू कलेक्ट द मनी. अभी इन्फिनेटिव कौन सा है उसमें से? इन्फिनेटिव क्या है? कोई भी आसानी से बता सकता है कि वर्किंग तो नहीं है, तो मेन वर्ब है. हार्डर तो वर्ब ही नहीं है. और टू कलेक्ट ये 100% इन्फिनेटिव वर्ब है. मनी तो वर्ब है नहीं. तो इन्फिनेटिव वर्ब इज यहाँ पर आपको जानबूझकर मुश्किल में डालने के लिए इन्फिनेटिव कहेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब नहीं करेंगे, या कभी कभी नॉन फाइनाइट कहेंगे. चिंता मत करो, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसमें गलती नहीं हो सकती. हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. माई सिस्टर अवॉइड्स डांसिंग. यहाँ पर डांसिंग वर्ड है. जेरन इज डांसिंग. ओके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, नाउन जैसा इस्तेमाल किया गया है. ओके, नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल देखेंगे. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग. ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग ये अलग तरह का फ्रेज हमने इस्तेमाल किया है. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. सो इट इज रेनिंग. रेनिंग वर्ड क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है. कैट्स एंड डॉग्स वो फ्रेज है जिसकी वेरी हेवी रेन के लिए हम कैट्स एंड डॉग्स इस्तेमाल करते हैं. सचमुच कुत्ते बिल्ली का बारिश नहीं होता है, लेकिन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब इट्स रेनिंग वेरी हेवीली. सो कैट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है? नहीं, ये तो वर्ब भी नहीं है, डॉग भी नहीं है. इज है क्या? इज वर्ब है लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है. रेनिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द टीममेट्स परफॉर्म्ड वेरी वेल इन ऑर्डर टू अचीव द सक्सेस. इसमें द अंडरलाइन वर्ड जो किया गया है वो क्या है? इस बात के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे. तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? जेरन है? नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ब है. जेरन तो नाउन होता है. पास्ट पार्टिसिपल है? नहीं, पास्ट पार्टिसिपल तो पास्ट फॉर्म में होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल है? हाँ, नहीं है, क्योंकि वो भी आईएनजी के साथ होता है. और इन्फिनेटिव है? हाँ, जरूर है. तो इन्फिनेटिव इज द राइट आंसर. ओके, हम जाते हैं. नेक्स्ट इज पंक्चुएशन. पंक्चुएशन की तरफ जाते हैं. अभी पंक्चुएशन में क्या पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें होती है कि हम उसमें गलतियां करते हैं. पंक्चुएशन में आपको कुछ ध्यान देना है. किस तरफ? पंक्चुएशन के साथ साथ कैपिटलाइजेशन भी होता है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसके रूल्स को ध्यान देना है.
इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर लगाते हैं उसकी तरफ ध्यान देना है, कॉमा कहाँ पर लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हो और एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, फुल स्टॉप्स हो, एपोस्ट्रोफी मार्क हो और कोलन हो या सेमीकोलन हो। ज्यादातर सेमीकोलन और कोलन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन का एक तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। इन्वर्टेड कॉमर्स की तरफ भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और क्वेश्चन मार्क, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछे और लास्ट में फुल स्टॉप ने दिया, ढूंढो स्पॉट द एरर, कहाँ पर किसका एरर है, तो बस कुछ नहीं, सब सेंटेंस सही रहता है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप नहीं दिया, ये पंक्चुएशन का एरर है। ओके, हम जाते हैं कैपिटलाइज कहाँ कहाँ पर कहेंगे, प्रॉपर नाउन में हर कोई प्रॉपर नाउन कैपिटलाइज है। जैसे कि मुंबई इज अ सिटी, सिटी ये कॉमन नाउन है, हर कोई सिटी को हम सिटी कह सकते हैं, लेकिन हर कोई सिटी को हम मुंबई नहीं कर सकते, तो मुंबई ये प्रॉपर नाउन बन गया, सिटी ये कॉमन नाउन बन गया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि उसमें कैपिटलाइजेशन जरूरी होता है। जैसे कि नेम्स ऑफ पर्सन्स, राम, गणेश, सीता, हाँ, और एनीबडी, किसी का भी नाम, आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम। विलेजेस का नाम भी, विलेज ये नहीं है, विलेजेस का नाम, जैसे कि राड़ेगंज सिटी ये विलेज है। ओके, और सिटीज का नाम जैसे कि मुंबई बताया, नागपुर, चेन्नई और पुणे वगैरह सिटीज। टाउन्स के नाम, छोटे मोटे छोटे शहर जो होते हैं टाउन कहेंगे, उनका नाम भी बता सकते हैं। और उनका नाम, टाउन ये नहीं है लेकिन टाउन का नाम। कंट्रीज जैसे इंडिया है और रशिया है, मैक्सिकन वैली नाम की, वेटिकन सिटी नाम की एक है, और अमेरिका है, अफ्रीका है, थाईलैंड है, मलेशिया, चाइना वगैरह वगैरह। देन नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया and North America, South America, these are the continents. And valleys also, names of valleys you can put in proper noun. And hills also, hills के नाम भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आसपास के जो हिल है उनके नाम। और सी के नाम भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं, जैसे कि अरेबियन सी होता है। जैसे कि नेक्स्ट ओशन के नाम, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। देन लेक्स, लेक्स के नाम आते हैं, रिवर्स के नाम आते हैं, माउंटेन्स के नाम आते हैं। रिवर्स में भी गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, तुंगभद्रा वगैरह वगैरह, उनके सभी नाम उसमें आ जाएगा, गंडक, कोसी। माउंटेन्स के नाम, हिमालय, विंध्य, काराकोरम, सह्याद्री। इंस्टीट्यूशंस के नाम, मिजिटिया फाउंडेशन, हो सकता है लायंस क्लब, और पुणे विद्यार्थी गृह, और गुरुजी एजुकेशन फाउंडेशन। और बुक्स, बुक्स के नाम, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, और गुरु ग्रंथ साहिब है। स्टार्स के नाम भी आते हैं, प्लैनेट्स के भी आते हैं, प्लैनेट में जो भी आपको मालूम है सभी के प्लैनेट्स के नाम प्रॉपर में आ जाएंगे। लैंग्वेजेस के नाम भी आते हैं, जैसे कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, सभी, फ्रेंच भी। सब्जेक्ट्स के नाम भी आते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, बिगिन विद कैपिटल लेटर, ये सभी के हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर में देना है। कैपिटल लेटर से उनकी शुरुआत होती है। पंक्चुएशन की तरफ जाते वक्त हमें ये कैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कुछ कॉमन नाउन का हम प्रॉपर नाउन देते हैं, जैसे कि कोई गाय है आपके पास, उसका नाम अगर गौरा रखा है, तो गौरा इज अ काऊ, तो काऊ ये कॉमन नाउन हो गया और गौरा ये प्रॉपर नाउन। आप बोलोगे गाय को प्रॉपर कैसे बोलेंगे, गाय का नाम रखा है आपने, इसलिए वो प्रॉपर नाउन बन गया। ओके, हम जाते हैं आगे तरफ। कैपिटलाइजेशन तो देखना ही है, उसके साथ हमें आगे जाना है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंडिकेट द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द वर्ड। जैसे कि हम लोगों ने ईज पढ़ा, तो ईज का रेफरेंस दिया है, इसलिए वो ईज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाला है, इसका पहले कभी रेफरेंस दिया है हमने। डबल इन्वर्टेड कॉमास कब करते हैं, ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड, जैसे कि ही सेड हु आर यू, हु आर यू को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है, क्योंकि यह सेपरेट सेंटेंस समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कॉमास की तरफ। कॉमास इंडिकेट पॉजेस व्हाइल रीडिंग। हम एक ही सेंटेंस बहुत लंबा चौड़ा है तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो कुछ कुछ जगह पर कॉमा रखे थे, एक 5-6 वर्ड्स के बाद एक कॉमा रखा गया है, वो आता ही है हमें सांस लेने के लिए, रुकने के लिए, या परफेक्ट मीनिंग पास होने के लिए भी कॉमास होते हैं। तो रीडिंग के लिए, पॉजेस के लिए खासकर कॉमा है। जैसे कि इन द इवनिंग वी वेंट टू पार्क, तो इन द इवनिंग और वी वेंट टू द पार्क, इसको तोड़ने के लिए इन द इवनिंग के बाद कॉमा दिया है। क्यों दिया है, जस्ट पॉज देयर एंड देन यू कैन मूव फर्दर। इन द इवनिंग वी वेंट टू द पार्क,
तो इन द इवनिंग को हम एक फ्रेज बनाया और वी वेंट टू द पार्क, उसका दूसरा फ्रेज बनाया, इसलिए ये कॉमा यहाँ पर इंडिकेट करता है। उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क आते हैं, ये तो आप सभी जानते ही है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं देना चाहता हूँ कि कुछ अगर क्वेश्चन लगे तो क्वेश्चन मार्क आता है, और सरप्राइजिंग लगता है या फियर लगता है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, और फुल स्टॉप्स और कॉमा, you know very well, so I don't think it is necessary. We will see in sample questions. अभी एपिस्ट्रॉफी मार्क्स पोजीशन बताता है। पोजीशन का मतलब अगर लगभग किसी का है, इसलिए पोजीशन, जैसे कि मिस्टर पाटिल सन्स या बॉयज हॉस्टल, एक ध्यान देने की बात है, पाटिल के बाद एपिस्ट्रॉफी, उसके बाद एस, उसके बाद सन। पाटिल एक व्यक्ति है, उसका बेटा, एक व्यक्ति के लिए एस के पहले एपिस्ट्रॉफी है, और प्लूरल समझा जाए तो उसके लिए एस के बाद एपिस्ट्रॉफी है। जैसे बॉयज हॉस्टल, किसी एक बॉय का हॉस्टल नहीं, सभी बॉयज का हॉस्टल, तो एस के बाद एपिस्ट्रॉफी दिया गया है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। और हम जाते हैं कोलन्स की तरफ। कोलन कब देते हैं? कोलन्स आर यूज्ड टू शो द फॉलोइंग लिस्ट समथिंग, जैसे कि मैंने इसके पहले भी इसी वीडियो में बहुत सारे जगहों पर कोलन दिया है, तो क्योंकि उसके नीचे कुछ लिस्ट दिया जाता है, और लिस्ट को समझने के लिस्ट को देने के लिए पहले हम कोलन देते हैं। और सेमीकोलन्स कब देते हैं? सेमीकोलन्स इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड टू लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू और रिलेटेड इन अ थॉट। दोनों भी थॉट में जैसे सेम ही है तो क्लोज करते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन्स, जैसे माय ब्रदर वुड लाइक टी, आई वुड प्रीफर कॉफी, तो दोनों भी है लाइक में ही है, एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेटेड है, इसलिए हमने सेमी कॉलम का इस्तेमाल कर दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा है। ओके, हम जाते हैं सैम्पल क्वेश्चंस की तरफ। सैम्पल क्वेश्चन देखना जरूरी है, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गलत हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, राइट। नीचे जो कुछ सेंटेंस दिया है उनमें से कोई एक सेंटेंस ऐसा है जो करेक्टली पंक्चुएटेड है, ऐसे सेंटेंस को हम चूज करो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को आप करेक्टली चूज करो, ऐसा पूछा गया है। द टीचर आस्क व्हाट आर यू डूइंग देयर, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बार डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है और एक बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा तो दोनों जगह होना चाहिए, और यहाँ पर तो डबल इन्वर्टेड कॉमा होना ही चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच है। बी, द टीचर आस्क व्हाट आर यू डूइंग देयर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, हो ही नहीं सकता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही होना चाहिए। द टीचर आस्क व्हाट आर यू डूइंग देयर, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें व्हाट वर्ड को जरा ध्यान देखेंगे तो वो व्हाट जो कैपिटल होना चाहिए जो स्मॉल में दिखाई दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का हर कोई सेंटेंस होता है कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। और डी देखो, टीचर आस्क व्हाट आर यू डूइंग, इसमें तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम आंसर रखेंगे डी। ओके, उसके बाद आएंगे व्हाट ग्रेट पिक्चर इट इज, लास्ट में डाइजेस्ट दिया है, सिलेक्ट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, तो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क क्या रहेगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, क्योंकि व्हाट अ ग्रेट पिक्चर ये क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये हमने पहले ही देखा है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क ही होना चाहिए, कोलन तो आ नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होना जरूरी है। और तीसरा देखेंगे, देयर इज अ डॉग इन द हाउस, स्पॉट देयर, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, वो भी फिर भी कह रहा है कि स्पॉट देयर, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन है गलती देयर इज में है क्या? नहीं है। गलती अ डॉग में है क्या? नहीं है। इन द में है क्या? नहीं है। हाउस में गलती है, क्योंकि हाउस के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, ये नहीं दिया है। और वी आर स्टडिंग पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में फुल स्टॉप का महत्व है, यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए आप समझ जाइए कि ये गलती हाउस में है। ओके, द प्लेयर्स एंजॉय टी, कॉफी, मिल्क एंड बिस्किट्स। जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आप देते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा होना जरूरी होता है, और लास्ट ऑब्जेक्ट के पहले एंड आ गया हो तो उसके पहले कॉमा नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टी है, टी के बाद कॉमा, कॉफी के बाद भी कॉमा होना चाहिए। मिल्क एंड बिस्किट्स, तो कॉफी के बाद अगर कॉमा है तो मिल्क एंड बिस्किट्स के लिए आगे कोई कॉमे की जरूरत नहीं है, लेकिन बिस्किट्स के बाद भी फुल स्टॉप होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हमें किस बात की जरूरत है? एक कॉमा और एक फुल स्टॉप। पहले क्या चाहिए? कॉमा, बाद में क्या चाहिए? फुल स्टॉप। तो पहले कॉमा और फुल स्टॉप में राइट आंसर कौन सा रहेगा?
ए, इसमें कॉमा और फुल स्टॉप दिखा है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, क्योंकि हमें कॉमा और फुल स्टॉप चाहिए, इसी सीक्वेंस से चाहिए। सो दीज आर दी पंक्चुएशन। ओके, 6th चैप्टर है होमोग्राफ एंड होमोफोन्स। बहुत कंफ्यूजिंग है, अक्सर भूल जाते हैं कि होमोग्राफ और होमोफोन क्या होता है। हम जाते हैं होमोफोन्स की तरफ। होमोफोन ऐसे वर्ड्स हैं हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही होता है, लेकिन मीनिंग उनका अलग अलग होता है, उनका ओरिजिन अलग होता है, उनका स्पेलिंग अलग होता है। न्यू, न्यू आप जानते हैं, न्यू नया, न्यू का मतलब मालूम है। टू टू, आप अल्सो की जगह पर टू इस्तेमाल करते हैं, और टू का मतलब नंबर है। बर्थ है जन्म लेना, और बर्थ है जो सीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्न है एक थिंग है, आर्टिकल है जिसमें फ्लावर्स रखे जाते हैं, और अर्न का मतलब पैसा कमाना वगैरह, कुछ तो कमाना। वाइट, वेट एंड वेट, मतलब वेट है जो हेवीनेस को बताता है, और वेट है जो राह देखने को कहता है। कास्ट है थ्रो, और कास्ट है जाति होती है, ये किस जाति का व्यक्ति है ऐसा। और दोनों का मतलब अलग अलग है, स्पेलिंग उसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। देयर एंड देयर आप जानते ही है दोनों में क्या फर्क है। तो देयर जो हम एडजेक्टिव की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं, और देयर जो एडवर्ब की जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ बॉय। ओके, द प्रे एंड प्रे, यहाँ पर एक तो प्रेयर के लिए होता है और एक भक्ष के लिए होता है। तो ऐसे लगता है कि सेम ही है, लेकिन सेम नहीं, उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो ये हो गया होमोफोन्स। और हम जाते हैं होमोग्राफ की तरफ। इसमें ग्राफ वर्ड की तरफ ध्यान देंगे तो आप समझ में आएगा, ग्राफ का मतलब लेटर्स सेम, सब सेम ही है, तो स्पेलिंग भी सेम ही है, लेकिन एक ही स्पेलिंग का दो अलग अलग मतलब निकलता है, एक ही वर्ड का दो अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे कि वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड इन द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मीनिंग तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। एड्रेस, ये लोकेशन, एड्रेस का मतलब है लोकेशन। और स्पीक टू, ये भी हो सकता है। बैट, बैट का मतलब कि एनिमल होता है, जैसे कि चंगादर या जंगादर उसे कुछ कहते हैं हिंदी में। और स्पोर्ट इक्विपमेंट जैसे बैट बॉल में से बैट, ये भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज बो। इसके तीन तीन मीनिंग होता है, जैसे कि बो का मतलब इंक्लाइन होता है, बो का मतलब टाइप ऑफ नॉट होता है जो हम यहाँ पर लगाते हैं, और तीसरा बो होता है ना, बो एंड एरोज, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि अलग अलग मीनिंग उसके हो। तो ये दोनों भी समझ में, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो हम सैंपल क्वेश्चन देखते थे। चलो, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर टू गेट द मीनिंगफुल सेंटेंस। अभी दोनों में से एक वर्ड, चारों में से एक वर्ड ऐसा, दो वर्ड ऐसे ढूंढने हैं कि जो हमें राइट मैच करेंगे। द डैश शीट इज फुल ऑफ डैश, हम एक एक एडजस्ट करें। द होल शीट, ये हो सकता है होल शीट, तो मतलब पहली जगह पर होल होना जरूरी है। तो होल शीट, हाँ, होल का मतलब पूरा, पूरा शीट। शीट इज फुल ऑफ होल्स, यहाँ पर दूसरा होल का मतलब होता है कि पंक्चर के करने के बाद जो बन जाए वो होल। तो HOL ही होना चाहिए, ये HOWL तो हो ही नहीं सकता, लेकिन HOLES होना चाहिए। तो फोर्थ वाला है, उसमें होल और होल्स दोनों भी राइट है, तो ऑप्शन 4 इज राइट। और सम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर स्वामी गॉट द डैश ऑफ द ऑफिस टू डैश एम्प्लॉइज, चूज सुटेबल होमोग्राफ, या पर होमोफोन नहीं है, होमोग्राफ है, टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक ही वर्ड ऐसा चूज करो कि जिसका दोनों भी जगह पर उसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मिस्टर स्वामी गॉट द लोकेशन, ये ठीक है, ऑफ द ऑफिस ये भी चलेगा, लेकिन टू लोकेशन एम्प्लॉइज ये नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। और मिस्टर स्वामी गॉट द एड्रेस ऑफ द ऑफिस, ये चलेगा। टू एड्रेस एम्प्लॉयज, ये भी चलेगा, एम्प्लॉयज को एडवाइस करने के लिए, सजेशन करने के लिए जाने वाले थे, और एड्रेस का मतलब दोनों भी जगह। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हम जाते हैं सेवेंथ टाइप की तरफ, वो है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर ये बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी हमने इसके पहले देखे उसमें से भी कोई भी हो सकता है, लेकिन एसएससी की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं सोच सकता हूँ कि पहले 5 तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसमें ये 5 तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां हो सकती है स्टेटमेंट में, लेकिन ये 5 तरह की गलतियां अक्सर एसएससी बोर्ड में पूछी गई है, इसलिए मैं उन्हीं को फोकस कर रहा हूँ। अगर ध्यान देंगे तो इसका मार्क आप 100% ले लोगे। पहला है एरर टाइप नंबर 1, एरर इन यूजिंग टू बी
टू डू और टू हैव। टू बी का मतलब है एम इज आर वाज वेयर, टू डू का मतलब डू डज डिड, और टू हैव का मतलब हैज हैव और हैड। इनका इस्तेमाल करते वक्त होने वाली गलतियां, यह एरर टाइप 1। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं सीधा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द एप्लीकेशन। देखिए आप, वन ऑफ द स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट से इसलिए आर आ गया ऐसे आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। या क्या कहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है उनमें से एक, इसलिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स। वन ऑफ द वन बोलेगे तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज होना चाहिए। वन ऑफ द स्टूडेंट इज राइटिंग द एप्लीकेशन, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें गलती कहाँ पर है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स में है नहीं, आर में है, हाँ है, वहां पर इज होना चाहिए, बाकी का छोड़ दो। ओके, हम दूसरे की तरफ जाते हैं। दे डज नॉट हैव राइट्स टू रूल। यहाँ पर दे के साथ डज कभी नहीं आता है, दे के साथ हमेशा प्लूरल के साथ डू आता है। तो यहाँ पर दे डज नहीं होने न होते हुए डू होना चाहिए, तो दे डोंट हैव ये ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है? डज नॉट में है, दे में नहीं है, डज नॉट में मिस्टेक है, हैव और रूल में नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड ये ऑड लगता है, गलत है। तो नेक्स्ट थर्ड इज टू थीव्स हैज बीन स्पॉटेड एट द पब्लिक स्पेट। यार टू थीव्स, थीव्स कितने हैं? दो है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो हैज आ ही नहीं सकता, वहां पर हैव ही होना चाहिए। टू थीव्स हैव बीन स्पॉटेड ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर गलती किसमें है? बी में, हैज बीन में है। और नेक्स्ट हम जाते हैं, माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। जब भी हम आर इस्तेमाल करते हैं, या तो उसके बाद पास्ट टेंस आता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, या आईएनजी आता है। यहाँ पर माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यहाँ पर भी APPLY यहाँ पर है, तो अप्लाई ये वर्ड गलत आ गया, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ओके, हम जाते हैं एरर नंबर 2। किस तरह का दूसरा गलती हो सकता है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ES लगाते वक्त हम गलतियां करते हैं, और जो गलती जानबूझ कर दी गई है आपको स्पॉट करने के लिए बोला गया है। जैसे कि सर्विस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली है, सर्विस थर्ड पर्सन है, उसके साथ स्पीक नहीं आ सकता, स्पीक्स आता है। अगर प्लूरल है तो ठीक है, लेकिन सिंगुलर सर्विस है, एक ही नाम है, तो उसके साथ स्पीक्स होना चाहिए। तो गलती कहाँ पर है? स्पीक्स में। तो क्या होना चाहिए? स्पीक्स। यहाँ ऑप्शन में करेक्ट कर दिया है, लेकिन सेंटेंस में नहीं दिया है, तो यहाँ पर गलती किसमें है? स्पीक में है। तो स्पीक्स नहीं होना, स्पीक्स होना चाहिए, स्पीक नहीं होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस, टीममेट्स कलेक्ट्स फंड्स फॉर पीपल। टीममेट्स है एक से ज्यादा, तो कलेक्ट्स को यस नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर टीममेट्स में गलती नहीं आया, लेकिन कलेक्ट्स में है, कलेक्ट्स की जगह पर कलेक्ट होना चाहिए था। ओके, बाकी सब ठीक है। तो गलती किसमें? सेकंड में है। थर्ड में जाएंगे, थर्ड टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। ये भी गलतियां हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है? जैसे कि सर्विस विजिटेड कोल्हापुर इन मई, मे ये मंथ और नेम ऑफ मंथ है तो कैपिटल दिया, सर्विस ये प्रॉपर नाउन है उसको कैपिटल दिया, लेकिन कोल्हापुर ये भी तो प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ सिटी, उसको भी कैपिटल होना ही चाहिए, तो नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि एरर कहाँ पर है? पंक्चुएशन में है, और कोल्हापुर शब्द है उसमें के कैपिटल होना चाहिए था। नेक्स्ट, और देखिए, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और बाद में क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको पूछा गया है द एरर इन यूजिंग व्हाट। वर्ब में गलती है क्या? नहीं है। स्पेलिंग में गलती है क्या? MAHRA राइट है। नाउन्स में गलती है क्या? नहीं है, नाउन तो सब कुछ ठीक है। और पंक्चुएशन की गलती है, हाँ जरूर पंक्चुएशन की, वहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है जो नहीं होना चाहिए, वहां पर फुल स्टॉप ही होना चाहिए। ये 3 तरह की गलतियां हुई। और 2 तरह की गलतियां हम देखेंगे, वो एक एरर इन यूजिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कभी कभी गलतियां हो जाती है। इट टेक्स मी आवर टू रिच द टेम्पल, यहाँ पर आवर वर्ड है, हम हावर नहीं कहते हैं, हम आवर कहते हैं। जैसे कि आ ये स्वर है, this is a vowel, so before vowel we use only an. So this mistake is a verb, mistake is a verb, no. Spelling no, mistake is of article, article गलत इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर an hour होना चाहिए और hour की जगह पर an hour होना चाहिए, पंक्चुएशन का गलती नहीं है। और देखेंगे, he established an university, he established an university, इसमें गलती किसमें है? वर्ब में है? नहीं है। स्पेलिंग में है? नहीं है।
पंक्चुएशन में नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वर्ड्स अगर आप देवनागरी में लिखेंगे तो य से शुरुआत होती है, और ये वावल नहीं है, ये तो कंसोनेंट है। कंसोनेंट जब आता है तब हम एन का इस्तेमाल नहीं करते, हम अ का इस्तेमाल करते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए। और हम चले जाते हैं एरर टाइप नंबर 5, ये लास्ट है। जितने भी एरर एसएससी एग्जाम में पूछे गए बस इतने ही है, इसलिए मैं ये 5वां और अंतिम बता देता हूँ। यूजिंग द वर्ब्स आफ्टर प्रोनाउंस। वर्ब्स आफ्टर प्रोनाउंस का भाई मिस्टेक्स होता है, जैसे कि एवरीबडी वर हैप्पी, चाहे एक से ज्यादा हो लेकिन एवरी मतलब वन, एवरीबडी वर हैप्पी, एवरीबडी वाज हैप्पी। ईच ऑफ देम वर डांसिंग, ईच का मतलब हर एक, एक बोलेगे तो वर नहीं चाहिए, वॉ चाहिए। वन मस्ट नॉट रिवील हिज सीक्रेट, वन मस्ट नॉट रिवील हिज सीक्रेट, या वन है, वन को तो मालूम नहीं हमें कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए वन मस्ट नॉट रिवील वन सीक्रेट, ये राइट है। हिज या हर ऐसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 गलतियां हमने बता दिया हूँ, और उसके 10 उदाहरण भी हमने देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और आगे जाता है करेक्ट स्पेलिंग। बहुत मुश्किल होता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन तो भी कुछ मदद तो मैं जरूर कर सकता हूँ। करेक्ट स्पेलिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पे अटेंशन टू होमोफोन्स, जिसको अभी अभी हमने देखा है, होमोफोन की तरफ ध्यान दे दो, साइलेंट लेटर की तरफ ध्यान दे दो, लॉन्ग स्पेलिंग की तरफ, और अनयूजुअल स्पेलिंग की तरफ। ये 4 स्पेलिंग ध्यान दे दो, लगभग आपका काम हो जाएगा पूरा। पहले तो कंफ्यूजिंग होमोफोन्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं देख लीजिए। जैसे कि ब्रेक और ब्रेक, जानते दोनों में क्या फर्क है? ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। एक ब्रेक है जो कार का ब्रेक या गाड़ी का ब्रेक बोलेंगे तो ब्रेक बोलते हैं तोड़ना। एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट है, सेल सेल है, सेंट सेंट है। ओके, दोनों में फर्क है। डाई और डाई, एक मरने की बात होता है और एक कलर की बात करता है। फ्लोर और फ्लोर, फ्लावर है, अलग अलग होता है। फ्लावर होता है, फ्लोर होता है। और फोर और फोर ये भी जानते हैं आप, हील का मतलब ठीक करना, और हिल होता है दूसरा। और हियर एक जगह बता देता है, एक सुनने की कैपेसिटी बना देता है। आवर और आवर, दोनों में फर्क होता है। और ये सारी चीजें होती है, उनकी तरफ ध्यान देंगे। आइडल और आइडॉल, नाइट एंड नाइट, नॉट एंड नॉट, और पुअर एंड पोर, राइट राइट, दोनों में फर्क है। सी और सी, एक देखने की है, एक समुंदर है। एक सोल और सोल, सोल में अलोन, और सेल में स्पिरिट, दैट इज इनसाइड अस। सन और सन, एक सन एस ओ एन, एक एस यू एन। अक्सर ऐसी गलतियां होती है और बोलते हैं कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढो, पर ज्यादातर हम गलतियां कर बैठते हैं। स्टील और स्टील, एक स्टील है जो बिल्डिंग मटेरियल है, और स्टील है जो चोरी करना होता है। और आगे है, और टेल और टेल, एक तो कथा होती है, स्टोरी, और टेल जो पूंछ होती है। वेदर और वेदर आपके हवामान, और वेदर इज यूज एज अ कंजंक्शन। ना इफेक्ट एंड अफेक्ट लगभग सेम ही जैसा लगता है। इफेक्ट होता है वो यूज एज अ नाउन, एंड अफेक्ट इज अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, देन एंड दैन, टू एंड टू, जो हमने पहले कभी देखा। यू आर, अयूर, दोनों में भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा लगता है कि अलग अलग है, कभी कभी लगता है कि सेम ही है, लेकिन असल में उसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो ये होमोफोन्स की तरफ ज़्यादा होमोफोन्स और भी देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ तो कुछ आ जाएगा। हम दूसरा ध्यान देते हैं साइलेंट लेटर की तरफ। कभी कभी साइलेंट लेटर हमें गड़बड़ी कर देते हैं कि स्पेलिंग में क्या लिखूं या क्या लिखूं। पहले से कि डेट वर्ड है, हम बोलते हैं डेट, हम डेप्ट नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं, लेकिन बी आ गया है। लीसन में टी आ गया है, कैसल में टी आता है, सटल में टी आता है, बी आता है। फिर फैसिनेट में अगर यस निकाल भी दिया तो भी क्या फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइलेंट लेटर आता है। बुकेज में टी आता है। नेब है, नीड है, नी है, नील है, नेल, न्यू, नाइफ, नीट, नॉब, नॉक, नॉट, नो, नॉलेज, नकल, सब में क्या एक्स्ट्रा आ गया है। वुड, शुड, उसमें एल अगर नहीं का इस्तेमाल करते तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन वुड और शुड ही करते हैं हम लोग। काफ है, काफ करते हैं, हाफ करते हैं, तो काफ में एल का इस्तेमाल नहीं करते, हम साइलेंट बता देते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। हाफ हम एच ए एफ नहीं कर सकते, एच ए एल एफ लिखते हैं। टॉक है, इसमें एल का इस्तेमाल टॉक नहीं कहते, टॉक कहते हैं। अभी आगे है साइकोलॉजी है, निमोनिया है, सीडो है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्री है, साइकोथेरेपी है। इसमें पी का इस्तेमाल क्यों हुआ है पता नहीं, लेकिन वो साइलेंट लेटर है।
पी नहीं भी लिखा तो भी हम साइकोलॉजी कहेंगे, निमोनिया कहेंगे तो उसमें पी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में लिखा रहता है स्यूडो, झूठा, तो ये पी यहाँ पर भी आता है। प्रोनाउंसिएशन हम स्यूडो करते हैं, लेकिन लिखते वक्त पी लिखते हैं। साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्री है, फिजियोथेरेपी है, साइकियाट्रिक है, और ऐसे शब्द है जो साइलेंट लेटर की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहेगा। जैसे जो भी वर्ड्स है जिसके साइलेंट लेटर है उनकी तरफ आप अगर ध्यान देते हैं तो गलतियां कम हो सकती है। अभी जाते हैं लॉन्ग स्पेलिंग। कुछ कुछ स्पेलिंग ऐसे बड़े बड़े होते हैं उसमें गलतियां ज्यादातर होती है, जैसे कि कमिटमेंट में डबल एम लिखूं या सिंगल रिंग। कमिटी, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा है कमिटी का स्पेलिंग क्या है, COMMI, कितना डबल डबल है, ध्यान देकर रखना पड़ता है। असाइनमेंट, डबल एस आता है, GN आता है, गवर्नमेंट में भी आता है। और प्रोनाउंसिएशन है, अननेसेसरी है, एक्सेप्टेबल है। अकोमोडेशन, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, अकोमोडेशन में सिंगल सी लिखूं या डबल सी लिखूं, सिंगल एम लिखूं या डबल एम लिखूं। इनऑर्गेनेशन में बहुत बार गलती होती है। ऑर्गेनेशन, इनऑर्गेनेशन में गलतियां हो जाती है। यू कितनी बार लिखूं, कॉन्सेंसस है और ऑकरेंस है, मेंटेनेंस है, क्वेश्चनर और कंसाइंस, इनमें बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग में गलतियां होती हैं। जो भी आपके बुक के अंदर वर्ड्स आए, शायद उम्मीद करता तो उसमें से ही आपको पूछे जाएंगे। अगर बुक पढ़ा है तो आपको कुछ गलतियां नहीं होगी, लेकिन जो भी वर्ड्स हमने यहाँ पर देखे हो सकता है कि इसमें से भी कोई आ जाएगा। और आगे जाएंगे अनयूजुअल स्पेलिंग्स। कभी कभी स्पेलिंग कुछ अलग ही होता है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको अलग तरह के हमें लिखना पड़ेगा। एक बार पेन से लिख देंगे तो बात बहुत सी बात बन जाएगी। जैसे कि चेक, चेक CHEC नहीं है, यहाँ पर चेक है, बैंक वाला चेक है। ओके, तो बैंक वाले चेक का स्पेलिंग CHEQE, और जो कतार होती है लाइन उसको हम क्यू कहते हैं, QUE। पॉज बोलते हुए पॉज बोलते हैं ना, पॉज, लेकिन स्पेलिंग PAUSE। और आगे है लेफ्टिनेंट, ये आर्मी का एक पोस्ट है लेफ्टिनेंट, लेकिन स्पेलिंग बहुत ही अलग है, LIUTENENT। तो ये लेफ्टिनेंट है। और उसके बाद है कर्नल, हम तो कर्नल बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग है COLONEL। और थ्रू, दो और थॉट में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये थ्रू वर्ड है, THROUGH, थॉट में THOUGS, और दो में THOUGH, लगभग सेम ही, थोड़ा सा चेंजेस है। ये मॉर्गेज है, बैंक में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, हम मॉर्टगेज न करके मॉर्गेज कहते हैं, और टी है इसमें, हम भूल जाते हैं। गैजेट्स में गैजेट, उसमें डी आया है, बोलते नहीं है लेकिन है। बजट में भी डी आया है, उसे हम भूल जाते हैं। ज्यादातर क बोलने के लिए हम के का इस्तेमाल न करते हुए सी का करते हैं, लेकिन हैंडकरचिप में KER होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट लंबा चौड़ा शब्द है, और आर्ग्यूमेंट है, कैटेगरी है, कॉलम है, फॉरेन है, कॉलम में भी बहुत बार COLUMN न करते हुए हम कुछ और स्पेलिंग बनाते हैं। फॉरेन, बहुत बार इसमें गलतियां होती है। और गारंटी में, गारंटी कार्ड है, लेकिन गारंटी के साथ कुछ न कुछ बदल हम करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसका स्पेलिंग हम कैसे लिखें। हम स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, नीचे में से कौन सा वर्ड करेक्ट है। आप अभी अभी हमने देखा है कमिटी, तो कमिटी का स्पेलिंग है COMMITTEE, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देन द मंकी वॉज एट द डैश ऑफ द रूफ। अभी चार शब्द दिए, चारों भी सेम ही लग रहे हैं, लेकिन उसमें सूटेबल वर्ड कौन सा है। एज का मतलब उम्र होता है, द मंकी वॉज एट द एज ऑफ रूफ, ऐसा कैसे हो सकता है, उम्र है नहीं, तो एक नहीं हो सकता। एज EDG का मतलब जो टेबल हो या कोई भी चीज हो जिसका एंड पॉइंट होता है उसे हम एज कहते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट वर्ड EGE तो है ही नहीं। और नेक्स्ट है फिल इन द करेक्ट लेटर, जैसे कि E-CEPT है, उसमें क्या होगा, ECCEPT होना चाहिए, EXCEPT होना चाहिए, ENCPT और EPCEPT, तो उसमें EXE एक्सेप्ट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, नीचे में से कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड हुआ है। टेल का मतलब पूंछ होता है, ये तो है, TAIL राइट है। TELL टेल का मतलब है बताना, और TALE टेल का मतलब स्टोरी होता है, और TALLE ऐसा कोई स्पेलिंग है नहीं, तो रॉन्ग है TALLE, तो ये फोर्थ ऑप्शन हम करेंगे।
अभी जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके पहले भी हमने ये देखे हैं, इसी वीडियो में देखा है कि सब्जेक्ट क्या हो, जैसे कि टू बी, टू हैव, टू डू, इस वक्त इसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। शालिनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट स्कूल। अब ब्रदर्स बोले तो प्लूरल हो गया, ब्रदर्स ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर इज नहीं हो सकता, वॉज नहीं हो सकता, एम तो हो ही नहीं सकता, जो आई के साथ आता है। यहाँ पर आर, शालिनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल। वन ऑफ दीज बुक्स, फिर से वन आ गया। आप बुक्स की तरफ ध्यान मत दो, आप वन की तरफ ध्यान दो। वन बोले तो यहाँ पर इज होना चाहिए, बाकी के आर, वेयर और हैव ये प्लूरल के लिए होते हैं, यहाँ पर इज करेक्ट रहेगा। देयर डैश 15 कैंडीज इन द बैग। कितना कैंडीज है? 15। एक से ज्यादा है तो देयर आर 15 या देयर वेयर 15, तो वेयर होना चाहिए, डिड नहीं हो सकता, वॉज और इज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल। तो देयर वर 15 कैंडीज इन द बैग। द गार्डन प्लांट्स डैश बीन प्लांटेड बाय, ये पैसिव वॉइस है। द गार्डन प्लांट्स हैव बीन तो नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है। वॉज बीन नहीं हो सकता, विल बीन नहीं होता है कभी, और हैव बीन ये सही रहेगा। तो और हम और थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। सूरज डैश टू एंजॉय द हॉलीडेज। शालिनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल, ये गलत हो गया, ये पहला उदाहरण फिर से आ गया। सूरज डैश टू एंजॉय हॉलीडेज। सूरज वांट नहीं, सूरज तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसकी जगह पर वांट्स होना चाहिए, तो वांट्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। वांटिंग नहीं हो सकता, नन तो हो नहीं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, लास्ट में यस है तो भी ये सिंगल कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ये राइट रहेगा। आर नहीं क्योंकि प्लूरल नहीं है, वेयर नहीं है, हैव नहीं। कारुण्या डैश लाइक टू वंडर। कारुण्या सिंगल है, डू के साथ डज होना चाहिए। डज लाइक नहीं कर सकते हम, क्योंकि डज लाइक की जगह पर लाइक्स करेंगे, कारुण्या लाइक्स टू वंडर नहीं, तो डज नहीं हो सकता। डजंट लाइक टू, हाँ ये सही रहेगा। डजंट लाइक टू वंडर, कारुण्या को घूमना पसंद नहीं है, तो डजंट है। ये डू तो नहीं आ सकता, डोंट भी नहीं आ सकता क्योंकि कारुण्या सिंगुलर है। और नोबडी डैश द ट्रबल आई हैव सीन। नोबडी नो द ट्रबल, नोबडी ये सिंगुलर समझा जाता है, इसलिए नोबडी नोज द ट्रबल होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एंड उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हमने देखे, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए बाकी के जो टॉपिक्स रह गए हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय बाय। आई वॉन्ट यू टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।